हेलो एवरीवन डियर ऑल। कृषि हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मैं जेपी सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों का सहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे मज़ेदार टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबको जानकारी होना अति आवश्यक है। जी हाँ मेरे सभी सम्मानित विद्यार्थियों, और जिस प्रकरण के बारे में, जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है संज्ञा। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोला जाता है, यानी नाउन कहते हैं, नाउन के नाम से जानते हैं। यानी इस तरह कह सकते हैं कि यह एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। मज़ेदार टॉपिक इसलिए क्योंकि यह हम इस टॉपिक से संबंधित हम बचपन से ही कुछ न कुछ पढ़ते हुए, कुछ न कुछ जानते हुए, कुछ न कुछ समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो संज्ञा से संबंधित जो सबसे पहले हमारे मानस पटल पे प्रश्न उठता है कि हमें अगर संज्ञा के बारे में पढ़ना है, संज्ञा को समझना है, तो संज्ञा से संबंधित हमें किन किन मूल बिंदुओं पर चर्चा करना है। मैं बार बार इस बात के तरफ आप लोग को आकर्षित करता हूं कि किसी भी चीज़ का निर्माण के लिए उसका पिल्लर मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक उसी तरह किसी भी प्रकरण को मजबूत करने के लिए उस प्रकरण से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित हमें क्या क्या पढ़ना है, अगर हम उस मूल बिंदुओं को नोट कर लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आगे इस टॉपिक से संबंधित हर एक चीज़, हर उससे संबंधित, चाहे वो शब्द हो या परिभाषा हो या प्रकार हो, उसके बारे में सब क्लियर होता चला जाता है। तो आइए हमें जो संज्ञा से संबंधित जिन मेन मूल बिंदुओं पर चर्चा करना है, वह मेन मूल बिंदु क्या है उसको देखते हैं। यानी संज्ञा से संबंधित हमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें पहले नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें संज्ञा से संबंधित पहला मूल बिंदु पढ़ना है वो है कि संज्ञा किन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है ना, संज्ञा किन शब्दों से मिलकर बना है, पहला मूल बिंदु। ठीक है, पहला मूल बिंदु। दूसरा मूल बिंदु है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ के बारे में जानेंगे। तीसरा मूल बिंदु है संज्ञा की परिभाषा क्या होता है, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है ना। चौथा मूल बिंदु है संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा के प्रकार, भेद यानी प्रकार के बारे में जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। और पांचवा मूल बिंदु है कि संज्ञा की तुलना। ठीक है ना, तुलना का मतलब कि बहुत से संज्ञा है जिसके भाव रूप में भी चेंज किया जाता है, उसका तुलना किया जाता है। तो इन 5 मूल बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और इन्हीं 5 मूल बिंदुओं को उठाकर चलेंगे। जो हमारा ये टॉपिक है संज्ञा, जो पूरी तरह समझ में भी आएगा, नॉलेज भी होगा, और ये भी हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि वाकई में हमें संज्ञा क्यों पढ़नी चाहिए। तो आइए एक एक टॉपिक को उठाते हैं, एक एक मूल बिंदु को समझते हैं, जिससे हमारा ये टॉपिक आसान, सरल और सुबोध हो जाएगा। तो देखते हैं, आइए। तो डियर ऑल, अगर हमारे मानस पटल पे संज्ञा से संबंधित जो पहला मूल बिंदु है कि संज्ञा किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी संज्ञा वो किन शब्दों से मिलकर बना है,
तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो संज्ञा है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सम धन ज्ञा, देख सकते हैं, सम धन ज्ञा। आपसे क्वेश्चन किया जाता है या हमारे मानस पटल पे पहला प्रश्न ये उठकर आता है कि संज्ञा का जो निर्माण हुआ है वो किन दो शब्दों से हुआ है? तो संज्ञा का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, सम धन ज्ञा। अब इसका हम अर्थ भी जानेंगे। तो सम का अर्थ होता है, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, सम का अर्थ होता है सम्यक, या फिर इसको हम लोग संपूर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सम्यक को, सम का अर्थ होता है सम्यक या फिर संपूर्ण भी बोल सकते हैं। ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, या फिर ज्ञा का अर्थ होता है जानकारी, है ना, जानकारी। अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? संपूर्ण ज्ञान या सम्यक ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान या सम्यक जानकारी। अगर हम दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो दोनों का अर्थ क्या निकल कर आएगा? संपूर्ण ज्ञान या सम्यक जानकारी। यानी संज्ञा हमें यह बताता है कि किसी के बारे में, चाहे वो कोई व्यक्ति का ही नाम क्यों ना हो, चाहे वो किसी वस्तु का ही क्यों नाम ना हो, चाहे वो किसी प्लेस का ही नाम क्यों ना हो, यानी कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, उसके बारे में पूरा डिटेल बताना, पूरी जानकारी देना क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। और मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थात जो संज्ञा है दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन शब्दों से? सम्यक या फिर संपूर्ण भी बोलते हैं, और ज्ञा का मतलब ज्ञान या फिर जानकारी भी बोलते हैं। तो जो इस तरह हमारा जो पहला मूल बिंदु है कि जो संज्ञा है या संज्ञा का जो निर्माण हुआ है वो किन शब्दों से हुआ है, तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ क्लियर कर दिया है कि जो संज्ञा है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। और सम का अर्थ क्या होता है और ज्ञा का अर्थ क्या होता है, दोनों के बारे में मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। अब हम लोग संज्ञा प्रकरण से संबंधित जो दूसरा मूल बिंदु है, दूसरा मूल बिंदु की तरफ चलेंगे। और दूसरा मूल बिंदु था कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि अगर आपको एक शब्द में पूछा जाए, एक वाक्य के रूप में पूछा जाए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ठीक है ना, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अब नाम क्या होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे अभी मैंने क्लियर किया, जब किसी वस्तु का नाम हो, है ना, ऐसा तो नहीं है संसार की सारी वस्तुएं, संसार की सारी प्लेस यानी जगह, हर एक जगह का कहीं ना कहीं नाम होता है, हर एक वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है, हर एक व्यक्ति का, हर एक प्राणी का कुछ न कुछ नाम होता है। इसलिए कह सकते हैं कि संज्ञा का शाब्दिक जो अर्थ होगा वह होता है नाम, है ना। आगे हम लोग इसको और भी अच्छे से क्लियर करेंगे कि अगर मैंने शाब्दिक अर्थ नाम दिया है तो क्यों दिया है। तो इस तरह संज्ञा प्रकरण से संबंधित पहला मूल बिंदु संज्ञा किन दो शब्दों से मिलकर बना, ये क्लियर हुआ। दूसरा मूल बिंदु था संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये भी मैंने आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यह जानेंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, यानी मूल रूप से संज्ञा की परिभाषा क्या होता है। आइए इसको भी देखते हैं। एक कबीर जी ने बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, यानी इसका मतलब ये होता है कि आप चाहे
कितने भी बड़े उच्च कुल का मतलब बड़े संस्कार, बड़े परिवार में जन्म ले लीजिए, अगर आपका कर्म अगर अच्छा नहीं है, आप उस काबिल नहीं हैं, तो आप ऐसे ऊंचे कुल में जन्म अर्थात ऐसे बड़े परिवार में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं। आपका कर्तव्य यानी आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी पंक्ति कबीर जी ने रखा है जो हमें समझना चाहिए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और संज्ञा से संबंधित जो तीसरा मूल बिंदु है यानी तीसरा पॉइंट है कि संज्ञा की परिभाषा यानी संज्ञा किसे कहते हैं, आइए उसको भी देखते हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो यह बात लगभग 80% बच्चों का जवाब बिल्कुल यही आंसर होगा कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। मेरे सभी सम्मानित विद्यार्थियों, आप लोग का भी आंसर यही होगा। यह आंसर इसलिए होगा क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एग्जैक्टली परिभाषा यही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा का परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होगा? किसी विशेष, लिख लीजिए, अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, देख सकते हैं ना, अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये कौन नहीं जानता है ना, क्योंकि हम लोग ये बचपन से रटते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ओके डियर ऑल। और परिभाषा भी बिल्कुल यही होगा जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पहला मैंने शब्द लिखा है व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब कोई व्यक्ति हो गया, है ना। अब चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिसका नाम दिया हो राम, मोहन, है ना, श्याम, पिंकू, कोई भी नाम देता हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा के अंतर्गत। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। इसी तरह किसी वस्तु का नाम दे दे, वस्तु में पेन ले लीजिए, पुस्तक ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं? वस्तुएं हैं। ये सब अगर इसका भी नाम देता है तब भी ये संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे बात करते हैं स्थान। स्थान का मतलब प्लेस। स्थान कोई जगह का नाम दे, जैसे दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा, है ना, बनारस, कोई भी प्लेस का नाम दे, है ना, प्रयागराज, है ना, कोई भी प्लेस का नाम दे तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, किसी प्राणी का नाम दे दे, प्राणी जो जीव जंतु होते हैं उनका भी नाम देता है ना, गाय, भैंस, बकरी, है ना। यानी कह सकते हैं कि लगभग संसार की सारी वस्तुएं, चाहे वो कोई भी हो, प्लेस का नाम हो, वस्तुओं का नाम हो, प्राणियों के नाम हो या फिर व्यक्तियों के नाम हो, ये सभी यानी सारे के सारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, सारे के सारे संज्ञा कहलाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह हमारा जो तीसरा मूल बिंदु था कि संज्ञा की परिभाषा क्या होता है, मैंने वो चीज़ क्लियर किया है। एग्जैक्टली आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ये भी मैंने ये उदाहरण के द्वारा मैंने क्लियर किया है, एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो इस तरह जो हमारा प्रकरण चल रहा है संज्ञा से संबंधित हम लोग 3 मूल बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं और 3 मूल बिंदु क्लियर हो गया है। कौन कौन सी? संज्ञा का किन शब्दों से निर्माण हुआ है, पहला। दूसरा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और तीसरा जो अभी अभी मैंने बताया है कि संज्ञा की परिभाषा यानी संज्ञा किसे कहते हैं। इस तरह 3 मूल बिंदु क्लियर होता है। चौथे मूल बिंदु की तरफ हम लोग चलते हैं और चौथा जो मूल बिंदु है सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं, जो सारे हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी एग्ज़ाम में हम लोग भाग लेते हैं, लगभग संज्ञा के भेद यानी प्रकार से ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो संज्ञा का प्रकार है ना, संज्ञा के प्रकार यानी भेद बहुत ही कम किताबों में आपको ये जानकारी मिलेगा जो मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। वैसे तो हम लोग बचपन से ये चीज़ सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, है ना, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इससे पहले निचली कक्षाओं में पढ़ते हुए यही सारी चीज़ें आ रहे हैं, लेकिन हमें जो मूल रूप से संपूर्ण रूप से और कंपटीशन रूप से जो चीज़ जानकारी होना चाहिए वो बहुत ही कम जानकारी मिलता है, जो मैं आप लोग के बीच देने वाला हूँ। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है उन बच्चों के लिए, उन कक्षाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, है ना। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संज्ञा का अगर हमें भेद जानना है तो इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, यानी 2 तरीके से हम लोग समझेंगे। पहला यानी कह सकते हैं कि संज्ञा का वर्गीकरण, संज्ञा के जो भेद है उसका वर्गीकरण 2 आधार पे किया गया है। किसके आधार पे? यानी एक जो होता है कह सकते हैं कि व्युत्पत्ति, एक हम जानकारी करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या फिर जानेंगे रचना या बनावट के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। या फिर ये हम जानेंगे कि जो हिंदी के आधार पे जो संज्ञा के भेद हैं वो कितने होते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया कि संज्ञा के भेद को समझने के लिए हमें 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2 वर्गों में समझना पड़ेगा। एक जो या तो आपके व्युत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति को रचना भी बोलते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हिंदी के आधार पे। अगर इन तीनों के आधार पे ये पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, है ना। चाहे आपसे पूछे उत्पत्ति के आधार पे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या फिर आपसे पूछे कि रचना या बनावट के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या फिर आपसे ये पूछे कि हिंदी के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो एक और है मुख्य रूप से, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मुख्य रूप से आपसे ये पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो मुख्य रूप से भी आपको आंसर देना पड़ेगा कि 3 होते हैं, ठीक है। और दूसरा वर्ग पे अगर हम बात करेंगे, अगर आपसे नॉर्मली पूछता है, सामान्यतः पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं,
तब आपको जवाब देना है। आपसे सामान्यतः पूछे, है ना, संज्ञा के भेद, तो आपको क्या आंसर देना है। या आपसे बिल्कुल ऐसे पूछे नॉर्मली की संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इस नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पूछे, है ना। या फिर आपसे पूछे कि अंग्रेजी के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, ये बहुत कम किताबों में आप लोग को मिलता है। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि अब कंपटीशन का ज़माना हो गया है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, किस तरीके से घुमाकर पूछेगा, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए अब थोड़ा सा परिवर्तन लाना ज़रूरी है। या फिर आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है। और यहाँ से लगभग आजकल जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी तरीके से उठा रहा है क्वेश्चन, जो हम सिर्फ यह जानते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि किसके किसके आधार पे होता है। ये भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो अर्थ के आधार पे अगर आपसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जब भी इन चारों के आधार पे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि 5 होता है ना। इस तरह मैंने संज्ञा के भेद को 2 वर्ग में डिवाइड किया है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि उत्पत्ति के आधार पे कितना होता है, तब भी आंसर 3 देना है। आपसे क्वेश्चन करता है कि रचना या बनावट के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 होता है। आपसे पूछे कि हिंदी के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब भी आपको आंसर 3 ही देना है। या फिर आपसे पूछे कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब भी आपको 3 ही देना है। ठीक है डियर ऑल। अब थोड़ा सा अगर हम दूसरे तरफ चलते हैं, आपसे क्वेश्चन सिर्फ सामान्यतः ऐसे पूछे कि सामान्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या आपसे कोई पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या फिर हम लोग बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 5। या फिर आपको अंग्रेजी के आधार पे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब भी आपको 5 ही देना है आंसर। या फिर आपको पूछे कि अर्थ के आधार पे जो संज्ञा के भेद हैं कितने होते हैं, तब भी आपका आंसर कितना होना चाहिए, 5 यानी 5। तो इस तरह मैंने संज्ञा के भेद को डिवाइड किया है 2 आधार पे। सबसे पहले अपने कॉपी यानी जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम किताबों में मिलता है ना। इतनी सारी बातें कोई भी गहराई से बताना नहीं चाहता है, लेकिन जो आजकल का कंपटीशन का ज़माना है, एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है ये कोई नहीं जानता है। तो हमें हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ का नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम कहीं ना कहीं अपना स्थान पक्का कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अपने जो कॉपी बनाए हैं हिंदी व्याकरण की कॉपी, उस पर इसको नोट करते चलिए। आगे हम लोग वो कौन कौन से 3 हैं, है ना, और कौन कौन से 5 हैं प्रकार, मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो यह चैप्टर देखने में बड़ा इजी है, लेकिन हमें जो चीज़ जानना है, जो चीज़ अभी तक नहीं सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो चीज़ जानना ज़रूरी है। मैंने आप लोग को बताया कि वो 3 कौन कौन सा है। तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये 3 होते हैं आपके। ये 3 जो होते हैं ये उत्पत्ति, हिंदी या फिर व्युत्पत्ति या फिर रचना के आधार पे होते हैं। लेकिन जो और 2 होते हैं
कौन कौन से? एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और जो पांचवा होता है वो होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। मैं फिर से आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपसे क्वेश्चन करेगा कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या फिर आपसे ये पूछे कि रचना के आधार पर संज्ञा कितने होते हैं, या फिर आपसे ये पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने होते हैं, तो आपका आंसर 3 ही होना चाहिए। और वो 3 कौन कौन से? ये होते हैं। लेकिन आपसे यह पूछे सामान्यतः कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको आंसर देना है 5। और वो 5 कौन कौन से हैं? इस तरह मैंने 5 नोट कर दिया है। व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा इंग्लिश भी जानना जरूरी है। जातिवाचक को बोलेंगे कॉमन नाउन, ठीक है। भाववाचक को बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। भाववाचक को बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद द्रव को बोलेंगे मैटेरियल नाउन, और समूह को बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, है ना। यहाँ पे मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे इंग्लिश के भी, यानी सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह 5 का हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने लिख दिया है, जो आप लोग को समझने में बहुत ही आसान और सरल होगा। कहते हैं कि ये सच है, किसी ने सच ही कहा है कि मुट्ठी बांध कर आए इस जगत में। जगत का मतलब संसार यानी दुनिया। मुट्ठी बांध कर आए इस जगत में, खाली हाथ जाना है। वाकई बिल्कुल ये सच है, यानी जो भी ये मुट्ठी बांध कर आया है इस संसार में, वो खाली हाथ ही गया है, यानी खाली हाथ ही जाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपको फिर से जानकारी के लिए बता दूं कि संज्ञा से संबंधित, यानी जो हमारा प्रकरण है आज का संज्ञा, इससे संबंधित हम 4 मूल बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। और आगे का जो मूल बिंदु है, यानी पार्ट 2 जब हम प्रवेश करेंगे संज्ञा चैप्टर के पार्ट 2 में जब हम प्रवेश करेंगे, तो उसमें जो अगला हमारा मूल बिंदु रहेगा संज्ञा की तुलना। यानी बहुत सी संज्ञा ऐसे हैं जिसका भाव रूप में भी चेंज करना है, यानी भाववाचक क्या होता है। और इसके साथ साथ हम लोग अगले वीडियो जो पार्ट 2 बनेगा उसमें एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। इसके बाद व्यक्तिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। भाववाचक किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक किसे कहते हैं, समूहवाचक किसे कहते हैं। यानी जो पार्ट 2 में जब हम प्रवेश करेंगे तो इन 5 की परिभाषा और उदाहरण से हम पूरा क्लियर करेंगे, पूरा समझेंगे कि ये क्या क्या होता है। तो चलिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ये जो आज का वीडियो मैं सेंड कर रहा हूँ ये पार्ट 1 में रहेगा, और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग इसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।